हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के साथ जो मैं क्लिप अटैच करने वाली हूँ वो NHS का एक वेबिनार था जो कि मेडिकल इमेजिंग के टॉपिक पर था। तो बेसिकली वो डॉक्टर अतर शम्स राना का है। तो मैं चाहती थी कि एक मोर ऑफ अ प्रोफेशनल और एकेडमिक साइड के बंदे से आप लोग वो सारी बातें सुन लें जो कि आप लोग मुझसे सुनते आए हैं। ठीक है, पिछली मेरी वीडियोज़ के जितने भी पार्ट्स थे मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड जो भी बातें थी, तो मैं चाहती थी कि बेसिकली आप मोर ऑफ अ प्रोफेशनल साइड के एक बंदे से सुन लें। ठीक है, मे भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि मैंने अपनी किसी भी वीडियो में एड्रेस ना की हो, तो उन्होंने वो वाली सारी बातें आपकी जो हैं क्वेश्चंस के भी इवन आंसर किए हुए हैं, काफ़ी कुछ है। तो आई वाज थिंकिंग कि मे बी वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के साथ अब वो अटैच करने वाली हूँ। तो अब आप उसको पूरा देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को आगे आगे मत करिएगा, क्योंकि ऐसे होता है आप स्किप कर देते हैं। ठीक है, और वो जो 10 सेकंड्स के अंदर अंदर कोई बात हमने बताई होती है और वो आपकी मिस हो जाती है, उसके बाद आप कमेंट्स परेशान हो रहे होते हैं और वो चीज़ ऑलरेडी वीडियो में एड्रेस्ड होती है। तो मेक श्योर आप उसको, वो बेसिकली मिस हो जाती है और फिर कमेंट सेक्शन में आप अच्छे खासे परेशान हो रहे होते हैं कि ये हमें नहीं पता चला, प्लीज़ प्लीज़ ये बता दें, वो बता दें। तो वो चीज़ ऑलरेडी एड्रेस्ड होती है। तो मेक श्योर कि आप उस पर आपकी ग्रिप हो। उसके अलावा थॉरली सुने। ठीक है, फिर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं फिर भी बच जाते हैं तो फिर भी पूछें। ऑफ कोर्स वी आर हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपने पहले जितना जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें आपने कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है एवरीबॉडी, दिस इज फायजा उल हक, द प्रेसिडेंट ऑफ नोविस हेल्थ केयर सोसाइटी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगी नोविस हेल्थ केयर सोसाइटी के लाइव सेशन पर। नोविस हेल्थ केयर सोसाइटी का मोटिव क्या है? सबसे पहले नोविस हेल्थ केयर सोसाइटी का मोटिव ये है कि हम आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जहाँ पर आके आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें और उनको डिस्प्ले कर सकें। इन्हीं स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करने के लिए आज हमने सर अतर शम्स राना को अपने लाइव सेशन में इन्वाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन कराने का। मेरा नाम डॉक्टर अतर शम्स राना है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ग्रेजुएट हूँ और मेरी पोस्ट लाहौर से MS मेडिकल इमेजिंग के अंदर। तो नोविस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो अलाइड हेल्थ साइंसेस की चीज़ें, बेसिकली ऑप्टोमेट्री के ऊपर हो गया, न्यूट्रिशन के ऊपर भी इन्होंने रिसेंटली जो है वो फैटी पेशेंट्स के लिए और ख़ासतौर पे डाइट प्लान के हवाले से जो है वो वेबिनार कंडक्ट करवाएं। इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे प्रमोशन के लिए फॉर द अलाइड हेल्थ साइंसेस। और सारे मेडिकल इमेजिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं और दूसरे जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक काम कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है मेडिकल इमेजिंग इन डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल है मेडिकल इमेजिंग का। लेकिन ये चीज़ पढ़ने से पहले हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेडिकल इमेजिंग है क्या। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि मेडिकल इमेजिंग क्या है तो हम ये नहीं कर सकते थे कि इसका क्या क्या रोल है। तो एक्चुअली तो मेडिकल इमेजिंग तो एक बड़ी फील्ड बन चुकी है, बड़ी वेस्ट फील्ड बन चुकी है कि अगर मेडिकल इमेजिंग ना हो तो मॉडर्न मेडिसिन का वजूद ही नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन के वजूद के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मेडिकल इमेजिंग की इम्पोर्टेंस को समझा जाए और इसको वही इम्पोर्टेंस दी जाए जो इसका हक है। अगर मेडिकल इमेजिंग ग्रेजुएट्स को या मेडिकल इमेजिंग को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो इसका हक है तो इसके वजूद का फिर फ़ायदा नहीं है। इससे लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। आम शहरी, आम लोग जो है वो इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ख़ास तौर पे जब हम डिज़ीज़ प्रिवेंशन की बात करें या डिज़ीज़ की बात करें कि डिज़ीज़ की जो मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है, थेराप्यूटिक यूज़ मेडिकल इमेजिंग के अंदर कितना है, इन सब की अगर हम बात करें तो मेडिकल इमेजिंग को समझना ज़रूरी है। मेडिकल इमेजिंग में जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि मेडिकल को यूज़ करते हुए हमने इमेजेस ले रहे हैं। इमेजेस किस चीज़ के? इंटरनल बॉडी के इमेजेस हैं। आपके इंटरनल बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इवन अगर लिवर हो, किडनीज़ हैं, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, ब्रेन है, लंग्स हैं, बोन्स हैं, वेसल्स हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, इवन लिम्फ नोड्स हैं। एक एक चीज़ जो है ना उसे देखा जा सकता है। एक एक चीज़ को
जो है वो किया जा सकता है कि किस तरीके से जो है क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं बॉडी के अंदर, क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, इवन फ्रॉम द बर्थ, स्टार्ट ऑफ द बर्थ से भी पहले जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, मेडिकल इमेजिंग का रोल वहाँ से शुरू हो जाता है। तो कुछ बेसिक मोडेलिटीज़ हैं मेडिकल इमेजिंग की, जैसा कि सबसे पहले मैं कहूँगा अल्ट्रासाउंड मेरी बड़ी मोस्ट फेवरेट है अल्ट्रासाउंड, और तकरीबन आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं हम सबकी मोस्ट फेवरेट होगी, क्योंकि ये इनिशियल डायग्नोसिस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक बेसलाइन मोडेलिटी है, यानी कि कुछ भी नहीं मिल रहा ना बॉडी के अंदर, कहीं पे दर्द हुआ है, पेन हुआ है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, पेशेंट को बुखार है, कफ हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहले डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं और साथ में अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड क्यों करवा लें? क्योंकि अगर बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की कोई मैस की ग्रोथ हो रही है, किसी भी जगह के ऊपर कोई छोटा सा ट्यूमर ग्रो कर रहा है, कोई मैस ग्रो कर रहा है, किडनीज के अंदर कहीं पे भी स्टोन है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो है उसको मज़ीद दूसरी मोडालिटीज़ की तरफ शिफ्ट करता है। तो जब हमारे पास एक्सरे है, उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर सीटी स्कैन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, एंजियोग्राफी है, फ्लोरोस्कोपी है, मेमोग्राफी है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं ओवरऑल मेडिकल इमेजिंग के अंदर। तो मेडिकल इमेजिंग जो है ओवरऑल डिजीज़ प्रिवेंशन में अब कैसे रोल प्ले कर रही है, तो सबसे पहले तो मैं और दूसरी चीज़ ये कि डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर कैसे रोल प्ले कर रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, लेकिन हमें एक्चुअली तौर पे नहीं पता कि वो किस स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे जो है वो खाना नहीं खाया जा रहा, मेरे एपिगैस्ट्रियम के अंदर पेन हो रही है, बड़ी सीवियर किस्म की पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, और जब भी मैं कुछ खाने लगता हूँ तो खाने के थोड़ी देर बाद मुझे वॉमिट हो जाती है, उल्टी आने लग जाती है, और जब ठीक होता है तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ, कोई भी मसला नहीं होता। तो अब जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ, वो एक डॉक्टर के पास जाता है, किसी के पास जनरली तौर पे वो स्टमक की मेडिसिन लेता है, 2 हफ्ते यूज़ करता है, 3 हफ्ते यूज़ करता है, नहीं ठीक हो, क्योंकि इनिशियली तौर पे बंदा सोच रहा होता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो, अल्ट्रासाउंड करते हुए आप प्रोब रखते हो गॉल ब्लैडर के ऊपर, तो आपको पता लगता है यहाँ तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो ये सारा जो चीज़ थी ये गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो रही थी। या आपको पता लगता है कोलिसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस हुई हुई है, यहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है, वॉल एडिमा हुआ है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इस तरह की, ये डिपेंड कर रही होती हैं पूरी की पूरी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस की तरफ, कि हमने क्लिनिकली जज करने के बाद एक जो पेशेंट है उसको किस जगह के ऊपर लेके जाना है, किस सेटअप के ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टोन की बात करें, साइड के ऊपर फ्लैंक के अंदर पेन हुआ, अगर अल्ट्रासाउंड ना होता तो आप हर फ्लैंक पेन को क्या बोलते कि ये सारे के सारे फ्लैंक पेन जो है ये किडनी पेन है। हर किसी को जो है ना वो किडनी के स्टोन्स के लिए मेडिसिन मिल रही होती है, किडनी पेन के लिए मेडिसिन मिल रही होती है। अब फ्लैंक पेन हो रहा है, 2 वजह से हो सकता है फ्लैंक पेन। यूजुअली तौर पे अगर किडनी की वजूहात हम देखें तो किडनी के अंदर 2 वजह से इसलिए हो सकता है कि उसके अंदर नंबर 1 स्टोन हो सकते हैं, नंबर 2 उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो सकती है, पस वगैरह हो सकती है, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है। और नंबर 3 मस्कुलर पेन भी हो सकती है साइड के ऊपर। तो आपने कैसे रूल आउट करना है, एक डॉक्टर जो है वो फिजिशियन जो है वो जनरल साइन तो देख लेगा, लेकिन जब तक मेडिकल इमेजिंग इसमें अपना रोल प्ले नहीं करेगी, अपना नहीं देखेगी, नहीं बताएगी, तो इस वजह से हमें तब तक पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम पता करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्कैन करें। जब हम स्कैन करते हैं तो हमें पता लगता है स्टोन नहीं है बिल्कुल भी, मस्कुलर पेन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन स्कैन करते करते हम जब डॉपलर ऑन करते हैं तो हमें लगता है कि एक सर्टेन एरिया के ऊपर, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ब्लड फ्लो नहीं है। अब उस जगह पे ब्लड फ्लो क्यों नहीं है भाई? तो फिर स्नोग्राफर या स्नोलॉजिस्ट जो है वो असेस करता है कि यहाँ पे तो पाइलोनेफ्राइटिस है, तो ये जो है एरिया जो है यहाँ पे पस हो सकती है, यहाँ पे नेक्रोटिक एरिया कोई हो सकता है, यहाँ पे एडिमा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लो नहीं आ रहा, ब्लड वेसल्स का फ्लो जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो ये वो चीज़ थी जहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, एक चीज़ को एक्यूरेटली बताने के लिए, एक्यूरेटली डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब तक जो है वो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस नहीं की जाएंगी तब तक हम एक्यूरेट डायग्नोसिस की तरफ नहीं पहुंच सकते।
फॉर एग्जांपल अगर हम एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करें तो एक्यूट हेपेटाइटिस तो बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करता है डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर। एक पेशेंट है, उसे हेपेटाइटिस हुआ, उसे पता चल गया, तो हम स्टार्ट से ही उसके लीवर पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। पहले तो हम देखते थे सिर्फ पीसीआर की नौबत आएगी तो। अब पीसीआर एक कॉस्टली टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू द अल्ट्रासाउंड आप जाते हो, आप देखने लग जाते हो कि जी हाँ पेशेंट की लीवर की कंडीशन कैसी है, बिल्कुल ठीक है, तो पीसीआर बेशक वो डिलेड ड्यूरेशन से करवा रही। तो ये जो डिलेड ड्यूरेशंस हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, ये हेल्प कर रही होती हैं। और फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस जो हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड है, आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है उसमें बिल्कुल भी, बड़ा चीप है, रिलायबल है, इजीली अवेलेबल है, हर जगह से मिल जाता है। तो जब एक चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है, चीप भी है, डायनेमिक भी है और उसका कोई हैजर्ड भी नहीं है लाइफ के ऊपर, तो आप हमेशा ही उस मोडेलिटी को, उस चीज़ को चूज़ करने की कोशिश करते हो। आप कभी भी जो है वो दूसरी मोडेलिटी की तरफ स्विच करने की कोशिश नहीं करते, या एटलीस्ट हिचकिचाते नहीं हैं कि अगर मैं ये वाला टेस्ट करवाऊंगा तो इसका मेरी बॉडी को ये नुकसान ना हो जाए, जैसा कि हम एक्सरे करते हुए करते हैं। लेकिन आपको पता है कि रिसेंट जो सिचुएशन थी हमारी, वो कोविड की सिचुएशन थी। कोविड के अंदर जो है जितने एक्सरेज हुए हम लोगों ने भी करवाए। याद रखें, मेडिकल इमेजिंग के अंदर डेफिनेटली कुछ मोडेलिटीज़ जिस तरह के सीटी और एक्सरे है, उसके अंदर एक्सपोजर तो मिलता है, पेशेंट को रेडिएशन डोज तो मिलती है, लेकिन ये देखिए आप एक साल में पेशेंट कितनी दफ़ा एक्सरे करवा रहे हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तो वो एक या दो दफ़ा की डोज उसे कुछ भी नहीं कहती, वो उसके लिए एक किस्म की इनफेक्टिव डोज है। तो वो डोज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है उस डोज के लिए। उस डोज की वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उस डोज की वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ पे एक्सरे हो रहा है, दैट्स इट, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर एक बंदा 6 महीनों के बाद एक चेस्ट एक्सरे करवा लेता है या साल बाद एक चेस्ट एक्सरे करवा लेता है, बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सी बात है। उसको ऐसी कोई रेडिएशन डोज नहीं मिल गई जिसकी वजह से उस पर किसी किस्म का इफेक्ट हो। लेकिन आप ये देखें कि एक्सरे करवाने की वजह से 6 महीने के बाद करवाए वो या 1 साल के बाद करवाए, उसको कितना फ़ायदा हो सकता है, कितनी ज़्यादा ऐसी एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं जो हमें पता चल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आई बीन टू अल्ट्रासाउंड रूम, एक पेशेंट के साथ मैं गया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, उसका जानने वाला था मेरा, तो उसका स्कैन करवाया, तो ऐसे ही मुझे लगा कि यार मुझे भी अपना स्कैन करवा लेना चाहिए, चलो वैसे ही रैंडम चेकअप। जब मैंने स्कैन करवाया तो मुझे पता चला मेरा तो फैटी लीवर है, और मैं बिल्कुल भी अपीयरेंस से नहीं लगता कि मेरा फैटी लीवर होगा बिल्कुल भी, लेकिन है फैटी लीवर। तो जब आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी के साथ ये सिचुएशन चल रही है, आपका लीवर फैटी हो रहा है, लीवर का साइज इन लार्ज हो रहा है, या किडनीज का साइज इन लार्ज हो रहा है, किडनी की शेप लॉबुलेटेड हो रही है, या यूरिटर का पैसेज क्या है, पाथवे क्या है, जब आपको इंटरनल एनाटॉमी पता चल जाए तो आप हर चीज़ समझ आती हो। ये ऐसा ही है, जब आपको एक चीज़ के सर्किट के बारे में पता हो ना, एक चीज़ की वायरिंग के बारे में पता हो, तो आप हर चीज़ का एनालिसिस कर लेते हो, हर चीज़ का पता चला लेते हो कि भाई ये चीज़ कैसी होगी, इसमें क्या ख़राबी है, किस तरीके से ठीक करनी है, किस किस जगह के साथ लिंक कर सकती है। मेडिकल इमेजिंग तो बड़ी वेस्ट फील्ड है। अगर मैं बात करूँ तो 1970s के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मोडेलिटीज़ थी मेडिकल इमेजिंग के अंदर, पूरे के पूरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, और अब 2020 और 12 से ज़्यादा मोडेलिटीज़ मौजूद हैं, और ना ख़त्म होने वाली जो है ना वो हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इतनी तरक्की है मेडिकल इमेजिंग के अंदर कि अगर तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जितना बच्चा प्रोड्यूस कर रही हैं इतना भी प्रोड्यूस करती रहें, और उतना ही आउटपुट जो है वो लगाती रहें एजुकेशन की तरफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ और एडवांसमेंट की तरफ फील्ड की, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उतनी एडवांसमेंट और उतनी चीज़ें हम लोग नहीं लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। रेडियोलॉजी को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जब सीटी स्कैन आया एक्सरे के बाद, तो सीटी स्कैन ने तो इमेजिंग की दुनिया को ही बदल के रख दिया। ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शनल दिए कि आप छोटे से छोटा पॉइंट भी पकड़ सकते हो, आप इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पकड़ सकते हो, आप ILD पकड़ सकते हो, आप HRCT कर सकते हो, आप एंजियोग्राफी कर सकते हो, आप लाइव देख सकते हो कि वेसल के अंदर किस जगह से कहाँ पे फ्लो जा रहा है। हर किस्म का कट सेक्शन आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सियल कट सेक्शन में क्या हो रहा है, कोरोनल कट सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, और आप देख सकते हो कि सैजिटल क्या कह रहे हैं। तो सैजिटल और सबको कंपेयर करके हम एग्जैक्ट लोकेशन कर सकते हैं। फिर जब हम डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ आ रहे हो तो डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर तो हमारी इंटरवेंशन आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम बायोप्सी की बात करें तो थायराइड की बायोप्सी है, थायराइड का नहीं पता चल रहा होता है कि एक्चुअली के थायराइड क्या है, किस किस्म का लंप पड़ा हुआ है, किस किस्म का नोड्यूल पड़ा हुआ है।
तो वो कब पता चलता है कि थायराइड का क्या लंप है, क्या नोड्यूल है? जब उसकी बायोप्सी होती है। तो बायोप्सी ऐसे थोड़ी है कि नीडल ली और प्रिक की यहाँ पे और बस फ्लूइड निकाल लिया और उसको फिर जो है हमने लैब के अंदर भिजवा के उसकी हिस्टोपैथोलॉजी देख ली कि किस तरीके से। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट से हमने बायोप्सी लेनी है, कौन सा हमारे पास टिश्यू आना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है। अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हुए हम उस एरिया से, उस स्पेसिफिक एरिया से ड्रेन करते हैं चीज़ें और फिर लैब को भिजवाते हैं। तो इसी तरह जब हमारे पास असाइटिक टैप होते हैं, असाइटिक टैप के अंदर क्या है कि असाइटिस का फ्लूइड जो है रिलीज करना है, असाइटिक फ्लूइड, तो वो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर करते हैं। हम बाकी जो परक्यूटेनियस या सबक्यूटेनियस बायोप्सीज होती हैं, खासतौर पे प्रोस्टेट की बायोप्सीज जो होती हैं, वो हम अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के अंदर लेते हैं। और जब हम बात करें कि सीटी स्कैन की, तो सीटी स्कैन तो हमारे पास बायोप्सी की लिमिट्स को भी बहुत इन्हेंस कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर एक लंग के अंदर एक मैस पड़ा है, एक लीजन पड़ी है जिसे हम देखना चाहते हैं आइदर ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, तो उसकी हमने बायोप्सी लेनी है, तो हम अल्ट्रासाउंड को प्रेफर नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वो नहीं सही देखता। तो हम किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? हम सिटी को प्रेफर करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिटी हो जाए और सिटी की गाइडेंस के अंदर हम स्लाइस बाय स्लाइस जो है वो नीडल को एक स्लाइस लेते हैं, नीडल को आगे की तरफ इंसर्ट करते हैं, फिर पोजीशन देखते हैं कितनी है, फिर पेशेंट को बैक पोजीशन पे लेके जाते हैं, फिर स्लाइस लेते हैं। तो हमें एक्यूरेट जो है वो लोकेशन मिल जाती है बिल्कुल नीडल की टिप की, ताकि उस जगह से जाके ड्रेन कर लिया जाए उस फ्लूइड। तो जो मॉडर्नाइजेशन है ना चीज़ों की, जो मेडिसिन के अंदर मॉडर्नाइजेशन आई है, जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो मॉडर्नाइजेशन है ओवरऑल पूरी मेडिकल फील्ड की, हेल्थ साइंसेस की, उसके अंदर तो मेडिकल इमेजिंग जो है वो नाकाबिले फरामोश एक किरदार अदा कर रहा है। और मेडिकल इमेजिंग की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है। अगर तो हम अंदर बॉडी के ना देख सकते हैं तो हम ऊपर से कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है बॉडी के अंदर? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पहले अंधाधुंध चल रहे थे हम लोग। तो अब जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत एडवांटेजेस हमें मिले हैं इस मेडिकल इमेजिंग के आने की वजह से, ख़ास तौर पे इनके ऑपरेटर्स आने की वजह से, कि हम अब इसी वो व्यूज़ देख सकते हैं जिनसे हमें एक्चुअल पता चल रहा हो। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी कि हम लोग बायोप्सी के लिए देख सकते हैं, हम लोग लीवर की इन्वेस्टिगेशन के लिए देख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंसिडेंटल होती हैं, बहुत ज़्यादा इंसिडेंटल होती हैं। फॉर एग्जांपल यूट्राइन फाइब्राइड्स हो गए, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाना है, एब्डोमेन का करवाना था, उन्होंने जैसे ही ब्लैडर के ऊपर प्रोब रखी तो पता चला कि यूट्रस के अंदर तो बड़े बड़े फाइब्राइड्स हैं। तो वो फाइब्राइड्स को देखने के लिए तो हमें पता करना है कि फाइब्राइड पता चल गया, तो उसकी फिर एवेल्युएशन के लिए बार बार डिजीज़ के बाद एवेल्युएशन के लिए उसका साइज़ देखने के लिए ये बड़ा नेसेसरी होता है कि हम उसका रिपीटेड फॉलोअप पे रखें, ताकि उसका साइज़ देख सकें और बाकी सारी चीज़ें जो है उनको एवेल्युएट कर सकें। तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, किडनी स्टोन्स हो गए, रीनल सिस्ट हो गई, एक्सीडेंटल होती हैं। बाज़ लोगों के अंदर एक ही किडनी काम कर रही होती है, उन्हें 60 साल तक 50 साल तक पता ही नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं। और एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स जो हैं ये आपको तभी मिलती हैं जब पेशेंट किसी और वजह से स्कैन करवाने आया हो और अल्टीमेटली उसके जो है वो नतीजा जो है वो और निकल आया हो। तो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं। आप यूँ कहें कि हर वो फील्ड जो ऑर्गन लेवल के ऊपर, हर वो डिजीज़ जो ऑर्गन लेवल के ऊपर इन्वॉल्व है, उस सारी की सारी चीज़ों के अंदर मेडिकल इमेजिंग का रोल है। अगर मेडिकल इमेजिंग ना हो तो हम मेडिसिन की दुनिया के अंदर अंधे हो जाएं। हमें पता ना हो कि किस तरफ को लेके जाना है पेशेंट को, एक्चुअल पॉइंट क्या है, पिन पॉइंट क्या है हमारा, इंटरेस्ट क्या है हमारा, हम इसे किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए था हमें और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें किस तरीके से आती हैं, ये सारी चीज़ें हमें आएंगी जब हम लोग मेडिकल इमेजिंग को समझेंगे कि किस चीज़ के लिए इमेजिंग रिक्वायर है, कब हमने पेशेंट को एडवाइस करना है। सर दर्द है तो सर दर्द के लिए क्या चीज़ एडवाइस करनी है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड तो एडवाइस नहीं करना ना, उसके लिए तो डेफिनेटली कितने पीरियड के लिए, कितनी सीक्वेंस के लिए, तभी हमने सीटी एडवाइस करना है उसे। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि पेशेंट को सर दर्द हो रहा होता है, विजन लॉस हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, उसे पता नहीं होता कि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर चल रहा है या नहीं चल रहा। अनलेस उसे आप स्कैन नहीं करवाओगे, उसका सीटी स्कैन नहीं करवाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा इधर ये पिट्यूटरी एडिनोमा तो नहीं था कहीं पे इसको। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। इमेजिंग का ताल्लुक अगर आप डेंटल के अंदर चले जाएं, डेंटल साइड के ऊपर, तो डेंटल के अंदर भी है। अगर आप ओवरऑल मेडिसिन के अंदर चले जाएं तो मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर, ऑप्टोमेट्री के अंदर, हर जगह के ऊपर इवन जो है वो इमेजिंग रोल प्ले कर रही है।
और एमआरआई ने तो आकर रेवोल्यूशनाइज कर दिया एक मेडिकल इमेजिंग को, पूरी की पूरी इमेजिंग को इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कि अब हमारा कॉन्सेप्ट ही बदल गया चीज़ों को देखने का। पहले तो हम कहते थे कि सेल्स की स्ट्रक्चर को देखते हुए, हिस्टोपैथोलॉजी को देखते हुए उनकी स्टेजिंग कर रहे थे, ग्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम एमआरआई के इमेजेस को देखते हुए उसके सीक्वेंस को, उसके स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि अगर ये ट्यूमर है, इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है, इसमें किस चीज़ की सैचुरेशन कितनी है, क्या क्या कंटेंट कितना है। और मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर ये दूर नहीं जब हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि एक्चुअल कौन सा सब्सटेंस है इस मैस के अंदर विद द हेल्प ऑफ ओनली द मेडिकल इमेजिंग। कैसे? देखिए, अभी हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये फ्लूइड है, ये सॉलिड है और ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो उनकी सारों की अपीयरेंस हमारे पास आ जाती है। हमारे पास एक इंटेंसिटी लेवल होता है एमआरआई के अंदर, हमारे पास हर एक स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक इंटेंसिटी लेवल होता है, और हमारे पास सीटी के अंदर या एक्सरे के अंदर जो है हर इमेज का, हर चीज़ का एक डेंसिटी का लेवल होता है कि एक स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो किस तरह का इमेज शो कराएगी हमारे पास। हमें पता होता है कि अगर ब्लैक नज़र आ रहा है तो ब्लैक नज़र आने का मतलब है इसमें एयर है, और अगर ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, बोन है। डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का पता होता है हमें, साथ में एटॉमिक नंबर का पता होता है। तो हर चीज़ का जब एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा होता है, तो जब हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को माइक्रो लेवल के ऊपर देखना शुरू कर देंगे, हम अपनी मशीन को उस एडवांस लेवल के ऊपर ले जाएंगे कि ये माइक्रो लेवल के ऊपर हमें वो दें। अगर हमारे पास अभी जो है डेंसिटी के लेवल 5 सबसे स्टार्ट के अंदर तो ये ना 80/80 थे, फिर 512/512 का मैट्रिक्स आया, अब 1080 का मैट्रिक्स चल रहा है। जितना मैट्रिक्स हम ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे डेंसिटी के लेवल का, डेंसिटी के ब्लॉक्स का, इसका मतलब ये होगा कि उतने ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लेंगे उतना ज़्यादा हम क्लोज पहुंच सकते हैं हम सेल को क्लासीफाई करने के लिए। हम हिस्टोपैथोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सेल्स को देख के कर सकते हैं, हम एमआरआई को देख के कर सकते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो क्या कह रही है, हिस्टोपैथोलॉजी के साथ रिलेशन बन सकता है। हमें इसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए जो मैपिंग है उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। तो मेडिकल इमेजिंग का तो रिलेशन है हर चीज़ के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, हेल्थ साइंसेस के साथ, फिजिक्स के साथ, और साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें जब आएंगी तो इमेज खुद बोलेगा कि मेरे अंदर ये ट्यूमर पड़ा हुआ है, वो खुद बोल के बताएगा, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे कि ये चीज़ पड़ी हुई है। इस हद तक मेडिकल इमेजिंग ने रेवोल्यूशनाइज हो जाना है। आप मेडिकल इमेजिंग की रेवोल्यूशन को इस तरह बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक दफ़ा वायर वाले फ़ोन आए थे, तो वायर वाले फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन तक का जिस तरह से सफ़र है, और स्मार्टफोन के बाद एक एनवायरनमेंट आना है कि हमारे पास बिल्कुल ही मतलब कि मीडियम लेस फ़ोन हो सकते हैं, एक ज़माना ऐसा भी आ सकता है। तो मेडिकल इमेजिंग भी उसी डगर के ऊपर, उसी रास्ते के ऊपर बिल्कुल चल रही है कि हम एक स्ट्रक्चर को अभी सिर्फ देखने और एवेल्युएशन के पॉइंट से दूर ले जाएंगे। हम उसके इतना करीब पहुंच जाएंगे कि हमें उसकी साइड टू साइड अपीयरेंस भी नजर आए, हमें पता हो ये स्ट्रक्चर वाइड पड़ा हुआ है, ये राउंडेड पड़ा हुआ है, ये वाइड है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसकी वॉल्स इरेगुलर है, और इसका ईच सेल किस लेवल के ऊपर बना हुआ है, क्या कंपोजिशन हो सकती है, क्या डेफिनेट कंपोजिशन हो सकती है, उस डेंसिटी के मैट्रिक्स को हम मैच कर सकते हैं उसके साथ। तो यहाँ तक जो है मेडिकल इमेजिंग ने जाना है, लेकिन अभी तक जो है वो मेडिकल इमेजिंग इस लेवल तक तो नहीं पहुंची, लेकिन इस लेवल तक पहुंच गई है कि दुनिया की हर डिजीज के अंदर मेडिकल इमेजिंग का होना जरूरी है। आप नर्व पॉलिसी देख रहे हो, आप सेरिब्रल नर्व पॉलिसी देख रहे हैं बच्चे के अंदर, वो बच्चा जो भी पैदा ही नहीं हुआ, जो अभी फीटस है, हम अल्ट्रासाउंड पर उसके बिहेवियर देख के अंदाजा लगा सकते हैं क्या इसे नर्व पॉलिसी तो नहीं है। नर्व पॉलिसी ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम बस देख के कमेंट कर सकते हैं। जो है डीपली एनालाइज करना पड़ता है, हमें चीज़ों को डीपली देखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को, तो ये तब जाके जो है वो पॉसिबल होता है। तो अभी तो आगाज़ है, अभी तो आप यूँ समझ लें कि इस फील्ड की स्टडी शुरू हुई है। अगर आप मैथमेटिक्स की स्टडी देखें तो मैथमेटिक्स की स्टडी हज़ारों साल पुरानी है। ओवरऑल बायोलॉजिकल की या हेल्थ साइंसेस की स्टडी देखें तो हज़ारों साल पुरानी है। और अगर हम स्पेसिफिकली उसके अंदर इमेजिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए कि अंदर हमने कब से देखना शुरू किया, तो 1896 जब विलियम कुनार्ड रंजन ने एक्सरे डिस्कवर की, उस वक़्त से ये सफ़र शुरू हुआ। और अप्रॉक्सीमेटली इसको जो है वो
130 ईयर्स हो गए हैं 1896 एंड 1996 और 124 ईयर्स हो गए हैं, 124 साल 125 साल का ये सफ़र है अभी जो अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर क्या चीज़ आती है। हम सेरेब्रल पाल्सी रूल आउट कर रहे हैं, हम रूल आउट कर रहे हैं बच्चे में कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। डाउन सिंड्रोम तो नहीं है कहीं पे, पिटाओ सिंड्रोम तो नहीं है, एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है, क्या बच्चा इस लेवल पे तो नहीं है कि इसे अबॉर्ट करना पड़े, क्या फिटस के वो चांसेस तो नहीं है कि ये अगले 2 हफ्तों के अंदर जाके अबॉर्शन की तरफ चला जाए। हम ईच एंड एवरी पॉइंट देख सकते हैं, एक से बढ़ के एक पॉइंट देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस चीज़ को कंसीडर कर रहा है, किस चीज़ को मिमिक कर रहा है, कहाँ से लेके कहाँ तक जो है हम एवेलुएट कर सकते हैं चीज़ों को। डिजीज़ की मैनेजमेंट उस हिसाब से क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती थी पास्ट के अंदर, वो सबसे ज़्यादा डेथ होती थी ड्यूरिंग द डिलीवरी। जब माँ एक बच्चे की डिलीवरी दे रही होती थी, डिलीवर कर रही होती थी, उस कंडीशन के अंदर पता नहीं होता था कि क्या मैनेजमेंट स्किल्स अपनानी है, किस तरीके से जो है एक्सपेल करवाना है, वो हमें पता नहीं होता था। बच्चा सीधा है, उल्टा है, स्पेलिक पोजीशन के अंदर है, ब्रीच पोजीशन के अंदर है, प्लेसेंटा तो नहीं कहीं आगे आया हुआ, वाटर की क्या कंडीशन है, मूवमेंट किस किस्म की हो रही है, ये सारी चीज़ें मैनुअली या क्लिनिकली असेस की जाती थी। अब ये सारी चीज़ें एक प्रोब के अंदर हो रही हैं, एक अल्ट्रासाउंड की प्रोब के अंदर हो रही हैं। हम देख सकते हैं कि फीटस सफेलिक है या ब्रीच है, हम देख सकते हैं कि फीटस का जेंडर क्या है, हम देख सकते हैं कहीं प्लेसेंटा ने कवर तो नहीं किया हुआ उस सारे रूट को, जिस सारे रूट के थ्रू एक्सपेल होना है, इंटरनल लॉस को कवर तो नहीं किया हुआ कहीं पे। हम ये देख सकते हैं कहीं प्लेसेंटा की बैक से कोई अब्रप्शन तो नहीं होगी, डैमेज तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया कि ना माँ से बच्चे को ब्लड ही कम आ रहा हो, न्यूट्रिएंट्स ही कम जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा कि फीटस जिस बैग के अंदर मूवमेंट कर रहा है, जिसे हम वाटर बैग उर्फे आम में बोलते हैं या एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक सैक बोलते हैं, उसके अंदर कहीं फ्लूइड तो नहीं कम। हम ये देख सकते हैं बच्चे का स्टमक तो नहीं छोटा बना हुआ, हम ये देख सकते हैं कि दिल के अंदर बच्चे के सुराख तो नहीं है। हर वो चीज़ देख सकते हैं जो पॉसिबली चेंज हो सकती है एट द ऑर्गन लेवल। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बच्चे को पैदा होते ही जो है ज़रूरत पड़े उस अटेंशन की, उस एमरजेंसी की, तो उसको वहाँ पे भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो, एक्यूट माइनर सा हाइपोप्लेजिया हो, इतने ज़्यादा जो है वो लंग्स ग्रो ना किए हों, तो हमें पता है कि फ़ौरन तौर पे जो है बच्चे को पैदा होते ही नर्सरी लेके जाना है। यहाँ पे इसका सर्वाइवल नहीं है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकेगा जब तक कि वहाँ पे एक आदमी न रह के इसके लंग्स सही तरीके से डेवलप ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस चली जाती है। अब एक ऐसा बच्चा है जिसका जो है वो सर नहीं बना पूरे का पूरा, या सर से ब्रेन बाहर की तरफ आया हुआ है, वो आइदर उसे एनस वैली है या एक क्रेनिया है या होलोपोजेंस वैली है। अब डॉक्टर्स और पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये बच्चा लाइफ में आकर, दुनिया के अंदर आकर कंपेटिबल होगा, अपने लोगों के साथ कैसे रहेगा, क्या ये जिंदा भी रह सकता है या नहीं रह सकता। उस हवाले से प्लान बनते हैं कि अबॉर्ट करना है या इसको लेके आगे की तरफ चलना है। तो हम तो अल्लाह ताला ने इतनी एक्सेस दे दी कि हम जो है अब पेट के अंदर एक चीज़ जो पोशीदा चीज़ है, उस पोशीदा चीज़ को भी देख सके और उस पोशीदा चीज़ को भी अंदर से देख सके। सिर्फ बाहर से उसकी बनावट नहीं कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका एब्डोमेन कैसा है, टांगें कैसी हैं, उसके भी अंदर देख सकें। और ये वक्त दूर नहीं जब हम उसके अंदर भी उनके सेल्स को देख सकेंगे। तो आगे जा रही है दुनिया, तो बहुत आगे जा रही है। एक ज़माना था मस्कुलोस्केलेटन को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, मसल स्केलेटन को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। अब जो है अब तो इन सारी सी चीज़ पे कर रही है कि डायनेमिक स्टडी करनी है मसल की। आप यहाँ पे रखते हैं आपको पेन नहीं होती शोल्डर, आप यहाँ पे रखते हैं आपको पेन होती है। किस चीज़ का मसला है, कौन से मसल का मसला है? इधर सुप्रास्पाइनेटस तंग कर रहा है, इंफ्रास्पाइनेटस तंग कर रहा है, कौन सा मसल जो है आपको तंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी डायनेमिक स्टडी के ऊपर। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो एक डायनेमिक स्टडी है, वो डायनेमिकली जो है वो लेके चल रहा होता है एक चीज़ को, और उसको साथ साथ बता रहा होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, कहीं पे इम्पीचमेंट तो नहीं है, कहीं पे टेयर तो नहीं है, कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं हो गया, कोई गेमस थंब तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो अल्ट्रासाउंड रिलेटेड है। और जब हम ट्यूमर की बात आ जाए, जब हमें शक हो किसी चीज़ का, तब हम मोडेलिटी शिफ्ट करते हैं इमेजिंग की, एक मोडेलिटी से इमेजिंग की दूसरी मोडेलिटी तक का सफ़र हम शिफ्ट करते हैं अपने आप को अल्ट्रासाउंड से सीटी स्कैन की तरफ, अल्ट्रासाउंड से
एक्सरे की तरफ। हर मोडेलिटी के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अल्ट्रासाउंड जो है ये एक रिफ्लेक्शनल जो है क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग है कि रिफ्लेक्शन की वजह से इसका एक इमेज बनता है, और ये साउंड वेव्स की से डिपेंडेंट है। तो ये मीडियम डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है कि किस मीडियम के अंदर जो है साउंड बीम ने अच्छा गुजरना है, किस मीडियम के अंदर से साउंड बीम ने अच्छा पास करना है, उसकी वजह से उन जैसा जो है इसका इमेज आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि हम लंग्स देख रहे हैं, तो लंग्स जो है वो अल्ट्रासाउंड पे देखने का क्या फ़ायदा? लंग्स को अल्ट्रासाउंड पर देखने का ये फ़ायदा है कि लंग्स के अंदर अगर प्लूरल फ्यूजन हो जाए, अगर आप प्लूरल फ्यूजन के लिए देख रहे हो, देखना चाहते हो लंग्स को, तो आपको प्लूरल फ्यूजन अल्ट्रासाउंड पर अर्ली नजर आएगी, एक्सरे पे देर से नजर आएगी। तो अगर आप कोई मैच देख रहे हो, कोई मैच को आपने ग्रेडिंग करनी है उसकी, आपने देखना है कहीं पे ये मैलिग्नेंट या वो तो नहीं है, और उसकी एक्चुअल वेस्कुलरिटी देखनी है। जहाँ पे आप लिमिटेड हो जाते हो, इवन डॉपलर की होने की वजह से भी थोड़े से लिमिटेड हो जाते हो, वहाँ पे आप सहारा ले लेते हैं सीटी का। लेकिन सीटी के अंदर भी अगर आपको सही चीज़ नज़र नहीं आ रही और आप चाह रहे हो कि आपको ज़्यादा टिश्यू लेवल के ऊपर सब चीज़ें नज़र आएँ, टिश्यूज़ बहुत अच्छे नज़र आएँ, आप डिसाइड कर सकें कि कितना जो है कितना ट्यूमर का साइज़ है, क्या उसकी अपीयरेंस है, उसकी बनावट किस चीज़ की है, आइदर ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप एमआरआई की तरफ शिफ्ट कर देती है। तो एमआरआई इस चीज़ को ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। जब ट्यूमर ग्रेडिंग की बात आती है तो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो वो तो एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर चीज़ है। तो रेडियोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट कोई आज की बात नहीं है। तो जो रेडियोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट है वो बहुत पुरानी है। तो लेकिन ये एडवांसमेंट होती बड़ी स्लो है और आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट होती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो है ये हम रेडियोलॉजी को ऊपर लेके चलेंगे और बहुत ऊपर लेके जाएंगे। आप अगर तो एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा जो है वो क्वालिटी के जो है इमेजिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो क्वालिटी के इमेजिंग ग्रेजुएट्स जो हैं वो इस डिजीज़ की प्रिवेंशन को समझेंगे। वो समझेंगे कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ को हमने टारगेट करना है। वो समझेंगे कि अगर हमने सीटी स्कैन करना है तो किस कंडीशन के अंदर हमने सिर्फ एब्डोमेन का सीटी नहीं करना, साथ में चेस्ट का भी कर देना है। या कौन सी कंडीशन है जिसमें हमने कंट्रास्ट डालना है, कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमने डिलेड फेज लेनी है। एमआर के अंदर कब और कौन सी सीक्वेंस लेनी है। प्रोस्टेट कार्सिनोमा के अंदर अगर हमने ग्रेडिंग करनी है तो हमारे लिए डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग की सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रोटॉन डेंसिटी की सीक्वेंस कब इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं जब हमें पता होता है चीज़ों का। तो मेडिकल इमेजिंग की अगर बात की जाए डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर, तो डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो क्योंकि यही तो चीज़ बता रही है, एक्चुअल डायग्नोसिस होगा, दर्द पता होगा तो दवा की जाएगी। जब दर्द ही पता नहीं होगा तो दवा किस तरह से की जाएगी। तो एक्चुअली दर्द पता करने के अंदर, दर्द बताने के अंदर मेडिकल इमेजिंग का बेहद रोल है। और इंटरवेंशंस के अंदर भी खासतौर पे अगर मैं थेराप्यूटिक की तरफ चला जाऊं तो डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डीएसए एंजियोग्राफी, तो वो ऐसी ये मोडेलिटीज़ हैं जिसमें मशीनरी के होते हुए हम साथ में थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं। हम टेस्ट करते हैं लीवर के अंदर कोई मैस है उसको बंद कर देते हैं, वहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस डालने के बाद उसको बंद कर देते हैं ताकि उसकी वेसल्स उस मैस को सप्लाई ना करें और वो वहीं पर रुक जाए। ब्रेन के अंदर कोई एनोरिज्म है, उस ब्रेन के एनोरिज्म की कॉइलिंग करनी है, ये भी जो है वो इंटरवेंशन के थ्रू पॉसिबल होता है। अंडर द जो हमारे पास मेन मोडेलिटी है वो रेडियोलॉजी की है, वो एंजियोग्राफी है, वो डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, या वो सीटी स्कैन है, या वो सीएम है। इवन कितने प्रोसीजर होते हैं जो सीएम के अंडर होते हैं, जो हमारे पास आर्थो की प्रोसीजर्स होती हैं। तो इमेजिंग तो हर साइड से हेल्प कर रही है। अगर थेराप्यूटिक मकसद हो तब भी, डायग्नोस्टिक पर्पसेस हो तब भी, इवन डायग्नोसिस पर्पसेस के अंदर अगर हेल्प कर रही हो जैसा कि बायोप्सी वगैरह लेना, तो उन चीज़ों के अंदर भी इमेजिंग बड़ी हेल्पफुल है। एक छोटे से लेक्चर के अंदर और वेबिनार के अंदर इतनी बड़ी फील्ड को समराइज करना तो बहुत मुश्किल है, और एक एक जो उसकी मोडेलिटी है उसको उसके ऊपर जोर देना और उसको प्रॉपरली तौर पे एक्सप्लेन करना ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे,
मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस के जो है वो जवाब दूँ। इस सेशन के अंदर आप लोग फेसबुक पे भी लाइव हैं और यूट्यूब के ऊपर भी लाइव हैं, तो आप सब लोग कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के सेशन से रिलेटेड या मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड या इस तरह की किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको जो है वो जवाब दे सकूँ, आंसर कर सकूँ। तो आप लोग जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चंस हो तो। थैंक यू आफ्ताब, बहुत शुक्रिया, खुश रहें आप। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कि उनका क्या कसूर है कि वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल डेफिनेटली दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि सिर्फ प्रैक्टिकल आने से भी किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रिप नहीं होती और सिर्फ थ्योरी आने से भी किसी भी चीज़ पर ग्रिप नहीं होती। दोनों चीज़ों का कलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको अक्सर कहा जाएगा कि थ्योरी बस किताबों तक महदूद है, थ्योरी कुछ भी नहीं है। आपको जो सीखना है वो फील्ड के अंदर सीखना है, वहीं पे आप सारी चीज़ें सीखोगे। बिल्कुल गलत। याद रखें, जो थ्योरी है ना, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई है? ये रिसर्चेस से आई है। अगर आप अपनी बुक्स देखें, कोई भी बुक पढ़ें, तो उसके लास्ट में रिसर्च रेफरेंसेस लिखे होते हैं। वो रेफरेंसेस क्या होते हैं? वो रेफरेंसेस वो रिसर्च आर्टिकल्स होती हैं। वो रिसर्च आर्टिकल्स कैसे आए? वो रिसर्च आर्टिकल्स प्रैक्टिकली काम कर करके आए। याद रखिए, एक आइडियल चीज़ें होती हैं। तो थ्योरी के अंदर जो वैल्यूज़ वगैरह लिखी होती हैं वो नियर आइडियल होती हैं, वो आइडियल नहीं होती, वो नियर आइडियल्स होती हैं। तो ये नियर आइडियल जो चीज़ें हैं, ये हेल्प कर रही होती हैं आपके कि आपने किस तरह से चीज़ हमें नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि अपेंडिसाइटिस हमने देखनी है, तो अपेंडिसाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? आपको पता है, पेन होगी, टेंडरनेस होगी, सीवियर किस्म की रेडिएटिंग पेन होगी। आप हल्का सा हाथ लगाएंगे तो पेशेंट जो है वो चीख उठेगा। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड पे क्या होगा? आपको पता है, डायमीटर ज़्यादा होगा। किसी ने कोई ना कोई जो है वो फीकोलिथ हो सकता है अपेंडिक्स के अंदर। हो सकता है अपेंडिक्स के साइड के ऊपर आपको एडीमा नजर आए। ये भी हो सकता है कि अपेंडिक्स के साइड के ऊपर आपको एब्सेस नजर आए। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी। तो हमेशा कोई भी एक चीज़ पढ़ के हम ये नहीं बता सकते कि ये एक्चुअल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें उसमें फिट होंगी। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। हाँ, MRI एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली MRI एक्सपेंसिव है। तो उन लोगों को जो है हम रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ MRI के अंदर ही देख सकते हैं, वो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आएंगी। डिस्क हर्निएशन सबसे बेस्ट देखनी है, या नर्व ब्लॉकेज देखनी है, नर्व कंप्रेशन देखनी है आपने, या ब्रेन की जो न्यूरल लेवल के ऊपर जो चीज़ें देखनी है, स्ट्रक्चर देखनी है, वो आपको हमेशा नज़र ही आपको वो सेलर लेवल के ऊपर MRI के ऊपर जाके आएंगी, बाकी जगहों के ऊपर नज़र नहीं आएंगी। तो MRI को देखना वो बहुत जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि MRI जब नीड हो तब उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, अदरवाइज उस चीज़ को एक्सप्लेन उसकी ज़रूरत नहीं है। यही तो चीज़ है, एक अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट या एक अच्छा मेडिकल इमेजिंग जो डॉक्टर है, तो वो जो है उसको चाहिए कि ये एक डिसाइड करे कि हमने कब क्या करवाना है। एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि MIT वालों को डॉक्टर्स क्यों नहीं कहते। देखें, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक MIT है और एक MIT थी। एक MIT है और एक MIT थी, दो डिफरेंस है। अब
डॉक्टर किसे कहते हैं बेसिकली, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर वो होता है जो किसी चीज़ का मास्टर हो, जो किसी चीज़ का मास्टर हो और उससे हर ट्रीटमेंट पता हो, यानी कि किसी चीज़ को ठीक करने का हर ट्रीटमेंट पता हो। तो बेसिकली डॉक्टर जो पहली दफ़ा वर्ड यूज़ हुआ था, ये तो चर्च वालों के लिए यूज़ हुआ था डॉक्टर वर्ड, जो चर्च के अंदर बड़ा आला डिग्री और आला मकाम रखा करते थे। और बाद में अल्टीमेटली ये आगे की तरफ बढ़ा तो फिर जो डॉक्टर्स थे, हकीम थे, उन्होंने अपने साथ ये रख लिया। तो डॉक्टर वर्ड जो है ये मलकियत तो बेसिकली पीएचडी लोगों के लिए है। तो ये आप तो एमबीबीएस वाले भी नहीं कर सकते। तो आप ये देखें कि अगर किसी की डिग्री के नाम के साथ डॉक्टर है, जिस तरह के MID मेडिकल इमेजिंग डॉक्टर, अगर उनकी डिग्री के साथ डॉक्टर है तो उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता डॉक्टर लगाने से, क्योंकि उनकी डिग्री के अंदर डॉक्टर है भाई। तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं। अगर एमबीबीएस की बात करूँ मैं, तो एमबीबीएस में है कि बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, तो कहीं पे भी डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर कहते हैं, लिखते हैं। फिजियोथेरापी वाले हैं, डॉक्टर ऑफ फॉर्म जो है वो फिजिकल थेरापी, वो लिखते हैं तो डॉक्टर ब्रैकेट के अंदर पीजी लिख देते हैं। आप भी इसी तरह अपने नाम के साथ जो MID वाले हैं वो डॉक्टर लिखें और उसके साथ PT लिखते हैं। लेकिन जो MIT वाले हैं, 4 साल वाले हैं, क्योंकि ना तो उनकी डिग्री को इस तरह की एम्फेसाइज कर रही है, और 4 साल की डिग्री है जो एक डॉक्टर की डिग्री के टाइटल के बराबर नहीं पहुँचती। डॉक्टर की डिग्री के क्रेडिट और होने चाहिए 170 के प्लस, 165 प्लस 170 से ऊपर की तरफ क्रेडिट और होने चाहिए। तो आप अगर 4 साल की डिग्री होती है तो उसके क्रेडिट और 134 के राउंड अबाउट होते हैं। तो इस वजह से वो डॉक्टर कैटेगरी के अंदर तो नहीं आते, लेकिन उनकी एजुकेशन उनको इतना सुप्रीम बनाती है कि एक फ्रेश MBBS को भी 17 स्केल की जॉब मिलेगी और एक फ्रेश MIT वाले 4 साल वाले ग्रेजुएट को भी 17 स्केल की जॉब मिलेगी। बस टाइटल का फर्क होगा थोड़ा सा, याद रखें, टाइटल के ऊपर नहीं जाना आपने। हर इंसान का अपना काम है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग मकसद के लिए पैदा किया, हर इंसान को अलग मकसद के लिए पैदा किया। तो अब हमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो टाइटल हमें अट्रैक्ट कर रहा है हमने हर उस टाइटल की जो है वो करनी है। जिस तरह इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स जो हैं वो क्या है, गाड़ी का काम जानते हैं। कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो गाड़ी का सारा पता होगा, उसे ईच एंड एवरीथिंग पता होगी। मैं गाड़ी बनवाने जिसके पास जाता हूँ वो मैकेनिक है, मैं उससे इंजीनियर कभी भी नहीं कहूँगा, मैकेनिक कहूँगा। लेकिन मुझे जब भी काम आएगा मैं मैकेनिक के पास जाऊँगा। आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इंसान हमेशा अपनी वैल्यू खुद बनाता है, याद रखें, इंसान हमेशा अपना स्कोप खुद बनाता है। जब ये MBBS स्टार्ट हुआ था ना पाकिस्तान के अंदर, तो FA वालों को भी एडमिशन मिल जाता था, कोई भी FA करके आ जाए, दाखिला लेना चाहे मिल जाता था। अब MD कैट दो, हज़ारों में नंबर लो और नंबरों की रेस लग रही है। लेकिन याद रखें हर चीज़ का एक अलग-अलग मकसद है, अलग-अलग स्कोप है। तो आपकी फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेडिकल इमेजिंग, अगर अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो है ना मेडिकल इमेजिंग ग्रेजुएट्स की तादाद 4000 से ज़्यादा नहीं है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। मैक्सिमम भी मैं कहूँगा ये 4000 में बहुत ज़्यादा ओवर बता रहा हूँ, शायद डबल बता रहा हूँ। मैं कहूँगा कि इस साल ग्रेजुएट होने वाले और उससे पहले जितने ग्रेजुएट हो चुके हैं मेडिकल इमेजिंग के, इंक्लूडिंग MID और MIT इंक्लूड करके, मैं बता रहा हूँ कि इनकी तादाद 4000 से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। 22 करोड़ लोगों के लिए 4000 लोग बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसके अंदर तो हर साल जो है ना वो 2-2 हज़ार स्टूडेंट भी निकलने शुरू हो जाए ना, फिर भी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि तरक्की इतनी ज़्यादा है, इतनी मोडेलिटीज़ आ रही हैं, इतनी ज़्यादा आ रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये अलहदा से जो है वो कर रही होती हैं। तो EEG जो है ना, वो इलेक्ट्रिक इंसेफलोग्राम जो होता है वो अलहदा चीज़ होती है। ब्रेन की जो MRI है वो एक सेपरेट थिंग है। तो ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं, इनको हम मिक्स नहीं कर सकते। ओके, और कोई क्वेश्चन? ये बंद हो गया। किसी और का जो है वो है कोई क्वेश्चन, इवन अगर YouTube के ऊपर है तो देख लें, अगर YouTube के ऊपर चल रहा है तो वहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो तो। फिज़ा काज़मी का एक क्वेश्चन है कि वाई MID नो लॉन्गर ऑफर्ड एंड बैचलर डिग्री इन मेडिकल इमेजिंग इज ऑफर्ड इंस्टेड। मैं ये बोलूँगा कि ये आप लोगों की अपनी कमजोरी है।
इसमें यूनिवर्सिटी का इतना अमल दखल नहीं है। एक्चुअली जब HEC बैन करता है ना किसी चीज़ को, तो उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत होती है। जब आप लोग किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लोगे, किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आगे की तरफ नहीं आओगे, तो डेफिनेटली वो बैन हो जाएगी। एक एसोसिएशन है HPA के नाम से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसने इस चीज़ को आगे लेके जाने का वो जिम्मा उठाया, वो कर रही थी, लेकिन उनके साथ चलने वाले लोग ही नहीं थे। इवन कोर्ट के अंदर ये केस फाइल हो चुका था, इसके ऊपर स्टे लिया जा चुका था, HEC का जवाब एक दफ़ा रिजेक्ट किया जा चुका था, लेकिन फिर भी इस पर काम करने के लिए लोग ही नहीं थे। तो जब तक लोग नहीं होंगे, जब तक फंड्स नहीं होंगे, तो कोई भी शख्स क्यों चाहेगा कि वो जो है इसके लिए अकेला स्टैंड ले, जबकि उसको वो चीज़ मिल गई हो। तो वो तो बाद वालों का मसला है ना, अगर बाद वाले स्टैंड नहीं लेते। तो HEC ने इस वजह से कहा जी डॉक्टर नहीं लिख सकते, वैसे तो HEC को भी नहीं है कहने की ज़रूरत, लेकिन वो एक नॉमनक्लेचर का मसला था कि ये इस तरह का नॉमनक्लेचर कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, मिसाल नहीं थी। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर के टाइटल के साथ डिग्रीज हो रही है, खासतौर पे ऑप्टोमेट्री के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, इमेजिंग के अंदर। तो ये तो फ्यूचर है। मैं ये मानता हूँ कि फ्यूचर आपका यही है। आपको एक सिंपल MBBS से ज़्यादा रेडियोलॉजी आती है, एक सिंपल MBBS से ज़्यादा मेडिकल इमेजिंग आती है। आप एक सिंपल MBBS को नहीं पता अल्ट्रासाउंड पे लीवर कैसा नज़र आता है, अगर लीवर में सिस्ट हो तो कैसी नज़र आती है, आपको पता है। तो आप जानते हो, सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। तो आप जानते हो कि बेहतर क्या चीज़ है। तो आप लोगों का स्कोप है ना। हम गलती पता कहाँ पे करते हैं? हम गलती वहाँ पे करते हैं जब हम अपने आप को रेडियोलॉजिस्ट के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। रेडियोलॉजिस्ट का लेवल है 10 साल का, MBBS के बाद 6 साल के बाद उसने दोबारा 4 साल का FCPS किया, तो 10 ईयर्स की एजुकेशन उसकी आपकी 5 साल की एजुकेशन के बराबर कैसे हो गई? कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो उस एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, उस एजुकेशन के लिए, उस पढ़ने के लिए जो है वहाँ तक के लिए ज़रूरी है कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, मज़ीद फर्दर जो है अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करें। तो आप सिंपल MBBS के लेवल के बराबर हो सकते हो, इसलिए आपको स्केल भी उतना ही मिलता है, इतनी ही चीज़ मिलती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं। आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस हैं, उन एसोसिएशंस का हिस्सा बने और उनको अपने मुफीद मशवरे दें, उनके साथ कोलैबोरेट करें और उन चीज़ों को लेके आगे की तरफ चलें जो आपको फ्यूचर के अंदर पहचान दिला सकती हैं। याद रखें ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो है वो पहचान के लिए लड़ना पड़ता है, यहाँ पर पहचान वैसे नहीं दी जाती कभी भी आपको। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में MIT के बाद जो है क्या फर्दर एजुकेशन है? MIT के बाद जो है वो फर्दर एजुकेशन के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा था जो हो रहा था MSMIT हो रहा था, जो बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि PhDs अवेलेबल नहीं थे। अभी एक PhD शुरू करने के लिए 3 PhDs की ज़रूरत होती है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर 3 PhDs आ जाएंगे MIT के। तो वो जो है MSMIT भी शुरू हो जाएगा और PhD इन MIT भी शुरू हो जाएगा। तो बड़े होपफुल हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर इतना। लेकिन अभी जो है MSDU MS डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जो करवा रहा है मेडिकल इमेजिंग के अंदर। इसके वाहिद इंस्टीट्यूट होने की वजह यह है कि हमारे पास मेडिकल इमेजिंग के अंदर PhD ही कोई नहीं है। तो जब तक PhDs प्रोड्यूस नहीं होंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर PhDs जॉब करने के लिए नहीं जाएंगे। जब तक PhDs जॉब करने के लिए नहीं जाएंगे, तब तक कहीं पे भी PhD या MS स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने बड़े अच्छे वक्तों के अंदर डिसीजन ले लिया था और बड़े अच्छे वक्तों में स्टार्ट कर लिया था। तो इस वजह से कुछ PhDs भी प्रोड्यूस हो गए, अदरवाइज़ तो ये सारा काम ऐसे ही रह जाना था। तो PhDs के लिए जो है होना बड़ा ज़रूरी है। तो कार्डियोलॉजी के अंदर MIT का क्या स्कोप है? कार्डियोलॉजी के अंदर स्कोप तो बेसिकली एंजियोग्राफी का ही है। एंजियोग्राफर बड़े पैसे छापते हैं, बहुत ज़्यादा, एक सेशन के उनके तो ये होता है कि एक सर्जरी के हिसाब से जो है वो पेमेंट होती है। तो एंजियोग्राफर पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, हंड्रेड्स में भी नहीं है। मेरे ख्याल में 100 एंजियोग्राफर भी नहीं होगा, 100 एंजियोग्राफर भी नहीं होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो एंजियोग्राफी के सेटअप बहुत कम है, दूसरा जिसको एंजियोग्राफी आ जाती है वो दूसरे को सिखाता नहीं है। हमारी इमेजिंग में ये बड़ा मसला है। हम ये कहते हैं कि जी इमेजिंग वाले जो है वो किसी दूसरे को सिखाते नहीं है, जल्दी आगे नहीं आना चाहते। जो लोग मौजूद होते हैं वही कोशिश करते हैं मैं ही 2-2 जॉब्स ले लूँ, मैं ही 3-3 जॉब्स ले लूँ और दूसरा आगे ना आए। तो हमें यहाँ पर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक दूसरे को आगे की तरफ लेके आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि स्कोप के उसके अंदर उनको सिखाने के अंदर और चीज़ों के अंदर हेल्प हो सके।
और कार्डियोलॉजी के अंदर जो है तो डेफिनेटली एकोकार्डियोग्राफी एक बड़ी वेस्ट फील्ड है जिसपे कार्डियोलॉजिस्ट का कब्जा है, सारे का सारा कार्डियोलॉजिस्ट का कब्जा है, इवन रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं कर पा रहा। तो होना तो यूँ चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर यूँ होता है कि जो रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं, जिस चीज़ की मोडेलिटीज़ हैं, वही इन चीज़ों को कवर करे, वही इन चीज़ों को आगे लेके आए, वही इन चीज़ों में परफॉर्म करे, हर चीज़ वही करे। लेकिन ये पाकिस्तान है तो यहाँ पे जो है जिसके पास जो चीज़ आए वो उसकी इजारादारी है। फ्यूचर के अंदर जो गायनी का और उसका अल्ट्रासाउंड है उस पर गायनोकोलॉजिस्ट की इजारादारी हो जानी है, और एको वालन के ऊपर तो अभी से ही कार्डियोलॉजिस्ट की है, और इसी तरह बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हो जानी है। और जो स्कोप है हमारे पास मेडिकल इमेजिंग का यूरोप के अंदर और बाहर के कंट्रीज़ के अंदर बड़ा ब्रॉड है। मुझे याद है इट वॉज 2012 जब कनाडा ने 500 सीटें अनाउंस की थी मेडिकल इमेजिंग के लिए, 500 बंदे चाहिए थे उन्हें। तो हमारे पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आ रही इमेजिंग के अंदर जितनी बाहर आ रही है। आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें 15 साल बाद आती हैं, बाहर वो चीज़ें 15-20 साल पहले आ जाती हैं। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। आपको वहाँ पे पर आवर पे मिलता है अल्ट्रासाउंड करने का, इवन एज अ सोनोग्राफर काम करने के लिए भी, उसके लिए भी कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स कहते हैं उसे। जिस तरह अगर आपने दुबई जाना है तो आपको DHA देना पड़ता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम है। और अगर आपने अबू धाबी जाना है तो उसके लिए आपको हाथ देना पड़ता है। अगर आपने अमेरिका जाना है या यूरोप जाना है उसके लिए आपको ARDMS देना पड़ता है, ART देना पड़ता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स मैटर करते हैं आपकी वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए, फोकस के लिए, ये रिन्यू करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट हेल्थ केयर कमीशन को इस चीज़ के ऊपर एक लेना चाहिए कि कौन सा बंदा मेडिकली फिट है और फिज़िकली फिट है और इंटेलेक्चुअली फिट है एक फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें बजाय ये कि हम सिर्फ हर जगह पर MBBS की स्टैंप लगा दें, आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दें और उनको बाकायदा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के थ्रू अलाउ किया जाए कि ये सर्टेन चीज़ों के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। और बेसिक चीज़ ये होती है कि स्कोप हमेशा खुद बनाता है, इंसान हमेशा स्कोप खुद बनाता है। तो जो भी चीज़ आप जितना उसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, उतना आप ज़्यादा अच्छा चाहें। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अल्ट्रासाउंड की बुक का नाम बता दें। बेटा सबसे अच्छी जो बुक है वो है रिकोजिट्स। रिकोजिट्स अल्ट्रासाउंड पढ़ लें, आपको कोई और अल्ट्रासाउंड की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी एलेबोरेटिव है। और अगर आपने डॉपलर के हवाले से पढ़नी है तो 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा मैं। एक द टेक्स्ट बुक ऑफ कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बाय कृष्णा ग्रेग, और एक दूसरी है वो है पॉल एलन की कलर डॉपलर। तो टेक्स्ट बुक ऑफ कलर डॉपलर इज़ वेरी एक्सटेंसिव, वेरी गुड, और फिजिक्स के लेवल तक जो है ये गुड है। साइड इफेक्ट्स, आप किस चीज़ के साइड इफेक्ट्स की बात कर रही हैं रेडियोलॉजी फील्ड के अंदर? आई डिडंट गेट योर पॉइंट कि किस चीज़ के साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है। Why did I left University of Lahore? ऐसे क्वेश्चंस का वेबिनार के अंदर जवाब नहीं दिया जाता। आई थिंक सो इट्स वेरी पर्सनल। सो देयर वर मल्टीपल रीजंस एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट दैट। तो ये यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले मैं वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक घंटे का जो है ना वो सुना के आया था पूरा कि क्यों मैंने छोड़ी। खैर इंसान बेहतरी के लिए मूवमेंट करता है, जो भी उसके लिए लिखा होता है अल्लाह ताला ने वो बेहतरीन लिखा होता है। मेरे ख्याल में शायद अल्लाह ताला जो है वो मुझे एक बड़े ही कंफर्टेबल माहौल से निकाल के एक थोड़ा सा एक ऐसे माहौल में लेके आना चाह रहे थे कि मैं जहाँ पे ग्रो कर सकूँ, तो इस वजह से जो है यहाँ पे लेके आया। कौन सी यूनिवर्सिटी MIT करवा रही है? MIT इस वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही, और जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो BMIS हो रहा है 5 सालों का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और इसके अलावा MIT करवा रही है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी करवा रही है, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल करवा रहा है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल करवा रहा है, शालीमार हॉस्पिटल है, इसके अलावा मदीना टीचिंग यूनिवर्सिटी की फैसलाबाद कैंपस है। तो ये सारे लोग जो हैं वो MIT करवा रहे हैं।
UMT करवा रहा है डेफिनेटली, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा BS मेडिकल इमेजिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से 4 साल की डिग्री है इनकी। होपफुली आयशा इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स लेके आएँ, और ख़ास तौर पे सिर्फ मेडिकल इमेजिंग को टारगेट करते हुए उसकी सिर्फ इम्पोर्टेंस के ऊपर नहीं, बल्कि कुछ स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट्स और टारगेट डिजीज़ के ऊपर भी लेके आएँ, ताकि एटलीस्ट जो अटेंड करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आई विल ट्राई टू कोलैबोरेट विद मोर ऑफिशियल्स, तो जिनके साथ हम एक लाइव ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स टाइप लाइव सेशंस भी अटेंड कर सकें। जी, फॉरेन कंट्रीज़ में टेस्ट के लिए आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 1 साल के लिए आपको इवन अप्लाई करने के लिए 1 साल की ज़रूरत वो होनी चाहिए, मिनिमम जो है 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स जो है MID के बाद वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवा रहा है। आफ्टर MID FCPS नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अभी तक नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ड्रीम है। लेट्स सी ड्रीम कब तक ट्रू होता है। ख्वाब तो हम देखते रहते हैं, कब होता है ये मुझे नहीं पता। MRI में स्टेजेस हम जो है वो कर सकते हैं, तो हर चीज़ की तकरीबन हम लोग स्टेजिंग कर लेते हैं MRI के अंदर, और सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर लेते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आपने बुशोंग की बुक पढ़ ली, अगर MRI की बुक का एक क्वेश्चन है तो बुशोंग MRI के लिए बड़ी ज़बरदस्त बुक है। तो बुशोंग रेडिएशन साइंसेस के लिए भी बहुत अच्छी है, और MRI के लिए भी बहुत अच्छी है। और बस मेरे ख्याल में अब हम क्लोज़ करते हैं इस सेशन को, तो इंशाल्लाह ताला हम जल्दी कभी नेक्स्ट सेशन अरेंज करेंगे। बड़ी एनर्जेटिक ऑडियंस थी, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़ा आया। तो जो है ये जो हमारे पास नोबिस सोसाइटी है, हेल्थ केयर सोसाइटी, ये बड़े अच्छे बच्चे, एक टीम है मेरे पास सुबह से आई हुई है, और मेरे साथ ये मुसलसल काफ़ी देर से कांटेक्ट के अंदर थे कि सर आप हमें टाइम दें। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने टाइम दिया है, ये एक एफ़र्ट कर रहे हैं। इवन ये एक बड़ी एफ़र्ट होती है कि आप अपना टाइम निकाल के दूसरों के लिए एफ़र्ट कर रहे हो कि बिना किसी गर्ज के। तो मेरे ख्याल में मैं तो इनकी जो है वो एफ़र्ट्स को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे आके इन्होंने अभी तक पानी भी नहीं पिया। मैं इतना बुरा मेहमान बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बिज़ी इतना ज़्यादा थे एक चीज़ें सेटअप करने के अंदर। तो यहाँ पे एक पहला एक्सपीरियंस था, कुछ थोड़े से जो है वो मिसहैप्स भी हुए, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस एक्सपीरियंस को जो है वो बेहतर बनाने की। तो मैं इनका नोबिस सोसाइटी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे उस्मान का और इसकी टीम का। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो दिया। बाकियों के मुझे नाम नहीं आते, हम उस्मान, फ़ायज़ा और सुमैया ये मेरे साथ हैं। इन तीनों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन। हेलो, होपफुली आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस वीडियो के बाद आंसर हो चुके होंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो अभी रह गया है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लस आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टिकिंग अराउंड ओवर हियर। इधर तक आने का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।